स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है और एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही मुश्किल है उद्धव ठाकरे के लिए ये जो गवर्नमेंट बनाई गई है, जिसको MVA कहा जाता है, महाविकास आघाड़ी, जिसमें आपको पता होगा शिवसेना, कांग्रेस और NCP, ये तीन मेन पार्टीज हैं जिन्होंने मिलकर ये पूरी गवर्नमेंट चलाई और करीब 3-3.5 साल हो चुके हैं। 2024 में वापस से इलेक्शन होना है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि शिवसेना के जो एक लीडर हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने रेबल कर दिया है। पहले बताया जा रहा है कि वो सूरत गए, फिर वहाँ से आसाम चले गए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या साथ लेकर गए हैं। कहने का मतलब है कि जो रेबल MLAs हैं उनकी संख्या साथ लेकर गए हैं और इसीलिए बोला जा रहा है कि बहुत ही मुश्किल हो गया इस समय सरकार को बचाना। तो ये एग्जैक्टली है क्या, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। ध्यान रखिएगा, हमारा जो UPSC लाइव फाउंडेशन बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSC की, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, सब कुछ डाउट सेशन दिए जा रहे हैं। स्पेशली आप देख सकते हो जो IAS ऑफिसर हैं, जैसे आपने सुना होगा अनिल स्वरूप जी के बारे में, उनका यहाँ पर सेशन आप अटेंड कर सकते हो, उनसे डाउट पूछ सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें आप सोच के देखिए, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर सिर्फ 18,500 में इनॉग्रल ऑफर है, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो बैच स्टार्ट हुआ है 20 जून से, जिसका अगर आपने कोई क्लास मिस भी किया है तो आप रिकॉर्ड वीडियो भी देख सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप ले रहे हो तो अभी इसी बैच को ज्वाइन कर लो, अच्छा मौका है। अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिएगा हमारे ऐप और वेबसाइट पर, तो ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है, वैसे तो जब ये सरकार बनी थी आपको पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था कि ये सरकार चल पाएगी कि नहीं, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो BJP और शिवसेना का गठजोड़ था, जिस तरह से वो हमेशा से साथ रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि वो शायद कभी सेपरेट होंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हालात आए। आई एम श्योर आपको याद होगा 2019 में जो इलेक्शंस वगैरह हुआ था, तो उस समय यहाँ पर जो शिवसेना है वो चाहते थे कि उनका भी चीफ मिनिस्टर बने, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने। BJP की तरफ से यहाँ पर जो फडणवीस जी हैं वो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे। वो सब कुछ कारण था, लेकिन खैर जो भी है, कांग्रेस, NCP और शिवसेना ने मिलकर जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो चलाई है और काफी लंबा समय हो चुका है, लगभग अभी 3-3.5 साल। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्या आपको लगता है कि जितने भी MLAs हैं, स्पेशली शिवसेना सेना के अंदर, क्या वो खुश होंगे? क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजीज अगर आप देखोगे तो एक तरफ BJP के साथ काफी अच्छी मिलती है, लेकिन जो कांग्रेस और हमेशा से जो अपोजिट पार्टी रही हैं उनके साथ वो कहीं ना कहीं चल नहीं पा रहे थे। उसी में से एक काफी बड़े लीडर हैं, इनफैक्ट बहुत बड़े लीडर हैं, मैं कहूंगा एकनाथ शिंदे, उन्होंने रेबल कर दिया है और यहां पर कई सारे MLAs को लेकर वो निकल गए हैं और BJP का जो राज्य है, जैसे गुजरात राज्य हो गया, फिर वहां से आसाम चले गए, वहां पर जाकर अपना ठिकाना उन्होंने ढूंढ लिया है। देखिए, पहले बताया जा रहा था कि करीब 20 MLA के साथ वो निकले हैं। अब 20 MLA के साथ अगर निकलेंगे तो हो सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाए, तो वो इसमें सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली जो 14th लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी 2019 में, उसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर टोटल 288 सीट्स में से शिवसेना को 56 मिला था, NCP को 53 और INC को 44। देखो, और BJP को सबसे लार्जेस्ट मिला था 106 सीट्स, लेकिन BJP सरकार नहीं बना पाई थी। जाहिर सी बात है, उसको शिवसेना की आवश्यकता थी, लेकिन शिवसेना यहां पर बाकी पार्टीज के साथ चली गई और उसने सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए 288 सीट्स है, तो मेजॉरिटी के लिए चाहिए 145 सीट्स। तो 145 सीट्स अगर चाहिए और यहां पर शिवसेना का अगर आप नंबर देखोगे इट इज 56। अब आपको पता होगा एंटी डिफेक्शन लॉ अगर आपके ऊपर ना लगे, इसके लिए आपको कोशिश करना है कि शिवसेना के 2/3 MLAs जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। अब 2/3 MLAs सेपरेट होने का मतलब ये हुआ कि 56 में से 37 MLAs अगर रेबल करते हैं तब तो ये सक्सेस पा लेंगे। 37 MLAs अगर BJP में चले जाते हैं तब तो इनको सफलता हासिल हो जाएगी, लेकिन अगर उससे कम होते हैं तो यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है और जो स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो यहां पर उनको निष्कासित कर सकते हैं असेंबली से। तो ये सारी सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि पहले 20 MLAs यहां पर एकनाथ शिंदे के साथ थे, लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और भी MLAs इनको ज्वाइन करते जा रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट मैं खबर देख रहा था कि पहले ये चले गए थे सूरत कुछ MLAs के साथ और अब ये पहुंच गए हैं गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में
अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्लियरली यहां पर बयान दिया, कुछ फोटोज वगैरह भी सामने आई हैं कि 40 एमएलए वो साथ लेकर गए हैं और उनका कहना है कि 10 और एमएलए और जल्द, बहुत ही जल्द जो रेबल एमएलए हैं वो आने वाले हैं। तो अगर ये बात सच हो जाती है तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यहां पर महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी और नई सरकार यहां पर बनेगी। जो भी है ऑब्वियस सी बात है कि इंडिकेशन यही है कि शिंदे जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आप देख भी सकते हो यहां पर बोला गया है कि 37 सीट चाहिए एंटी डिफेक्शन अगर लॉ नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं 25 एमएलए हैं। अब जो भी होगा यहां पर, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये खबर आई उसके बाद उनको एज द लीडर ऑफ द हाउस महाराष्ट्र असेंबली से हटा दिया गया शिवसेना के द्वारा। और वो आप सोच के देखिए, ये विप भी थे, चीफ विप होता है ना जो विप जारी करता है, वो भी ये थे, विप थे। उन सभी पदों से इनको शिवसेना ने अभी के लिए हटा दिया और बहुत ही बड़ा नाम है। इनफैक्ट आप देखोगे काफी लंबे समय से रहे हैं और इनफैक्ट यहां पर यह भी बोला जा रहा था कि ये जो पूरा क्राइसिस चल रहा है इसमें से काफी लंबे समय से जो इंटेल है वो ऑलरेडी वार्निंग दे रहा था शिवसेना को और इस पूरे सरकार को कि आपके बहुत सारे एमएलए यहां पर बाहर जा सकते हैं, रेबल कर सकते हैं। तो जो भी होगा, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यह भी समझना है कि इसका इंडिकेशन अभी रिसेंट में जो इलेक्शन हुआ है उसमें आ गया था। एक तो राज्यसभा वाला इलेक्शन हुआ था, राज्यसभा इलेक्शन में यहां पर एक्स्ट्रा सीट गया है बीजेपी को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो राज्यसभा में जो मेंबर्स चुनकर जाते हैं वो कहां से जाते हैं, वो इलेक्शन होता है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो वहां पर असेंबली में कई एमएलए ने जो है बीजेपी का साथ दे दिया था, इंडिपेंडेंट एमएलए ने भी दे दिया था। सिर्फ वही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर आपको पता होगा वहां पर 2 हाउसेस हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी बहुत सारे जो एमएलए हैं उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और टोटल 10 सीट्स में से 5 सीट बीजेपी के पास चली गई थी। तो यहीं से साबित हो गया था कि जो पूरी सरकार है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में आ चुकी है। और आज ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उससे आप समझ ही गए होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये एकनाथ शिंदे कौन है। मैं आपको बता दूं, ही इज द फॉर्मर ऑटो रिक्शा ड्राइवर। जी हाँ, वो पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे, बताया जाता है। आगे चलकर जो शिवसेना के अंदर जो शाखा होता है उसको वो हेड किया करते थे 1980s में, और वो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो है कॉर्पोरेटर बन गए। फाइनली 2004 में वो एमएलए बन जाते हैं और 2004 के बाद से अभी तक आप देखोगे 4 बार वो इलेक्शन जीत चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। इनफैक्ट उनके जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो भी शिवसेना की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस लोकसभा के अंदर। तो ये सारे सिनेरियोज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये बताया जाता है कि काफ़ी लंबे समय से वो जो पार्टी हाई कमांड है उनसे वो नाखुश थे, क्योंकि यहाँ पर उनको साइडलाइन किया जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। स्पेशली यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिल रही थी। एक और यंग पर्सन है अनिल परब, तो उनको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस मिल रहा था और इसीलिए वो इन सब चीज़ों को देखते हुए नाराज़ हो रहे थे। और 2014 में भी अगर मैं आपको बताऊं तो जो इलेक्शन हुआ था उसमें शिवसेना और बीजेपी यहाँ पर वो पहले सेपरेट हो गए। उस समय यहाँ पर उनको लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया गया था। फिर जब शिवसेना और बीजेपी एक साथ आए और सरकार बनाया, उसमें उनको काफ़ी बड़ा मिनिस्टर बनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के अंदर और उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था बताया गया कि उनके पास काफ़ी पैसे की पावर है, मैन पावर है। अगर शिवसेना को ज़रूरत पड़ती है कहीं पर मैन पावर की, पैसे की, तो वो अरेंज करवा देते हैं, जो भी है उनके द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंट में क्या प्रकरण हुआ है, अगर रिसेंटली आप देखोगे, एक तो मैंने आपको बताया कि पार्टी हाईकमांड के द्वारा जो साइडलाइन किया रहा था उससे नाखुश थे। दूसरा यहाँ पर क्या है कि एक मामला है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तब किया गया जब बीजेपी और शिवसेना एक साथ थी। 2019 में इसको पूरा बनाया जा रहा था, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था और इसको डेवलप किया गया है बाय महाराष्ट्र स्टेट रोड डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन। और ये जो डिपार्टमेंट है वो आता है एकनाथ शिंदे के अंदर। तो वो इसको काफ़ी पुश कर रहे थे कि ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो बनाना है, 700 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे। इसके क्रेडिट को लेकर काफ़ी ज़्यादा फाइट देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट शिवसेना के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा था। खैर जो भी है, इसमें पार्टी के अंदर जो भी डिफरेंसेस था उसको सुधारा गया, लेकिन वो इससे काफ़ी नाखुश हो गए। इसके अलावा वो एक चीज़ से बहुत नाखुश थे, दैट इज़ कि बीजेपी के साथ जो संबंध टूटा शिवसेना का, उससे वो खुश नहीं थे। उनका कहीं ना कहीं मानना था कि जो कोर बेस है शिवसेना का वो बीजेपी के साथ मिलकर ही हो सकता है। अगर शिवसेना कांग्रेस को ज्वाइन करती है, कांग्रेस के साथ जाती है और एनसीपी के साथ जाती है, तो जो कोर बेस वोटर है वो पूरा बीजेपी की तरफ चला जाएगा और शिवसेना अपना लूज कर जाएगी। तो एक चीज़ ये हो सकता है कि उनको ये अंदाजा हो रहा होगा कि आगे आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो बीजेपी अकेले पूरा बहुमत ले आएगी। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होगा।
आगे देखिए 4-5 सिनेरियोज बन रहे हैं। एक तो ये सिंपल सी बात है कि वो 2/3 मेंबर्स को लेकर निकल जाएं शिवसेना से, तो शिवसेना क्या है, स्प्लिट हो जाएगी और एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर नहीं लगेगा, वो डायरेक्टली बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। तो एक तो सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि शिंदे को देखकर बाकी के भी जो एमएलएज हैं वो रेबल कर जाएं, ठीक है, एक ये हो सकता है, और वो बीजेपी के साथ मिलकर पूरा जो है सरकार बना ले, और हिंदुत्व का जो पूरा एजेंडा है, ये सारी जो, क्योंकि शिंदे ने खुद ही कहा था कि मैं हिंदुत्व को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं, तो एक प्रकार से उनको देखते हुए और भी कई सारे शिवसेना के एमएलएज आ सकते हैं और पार्टी में स्प्लिट हो सकता है। तो ये कुछ 1-2 सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो ये भी बताया जा रहा है कि इन केस जो शिवसेना की लीडरशिप है वो शिंदे को मना लेती है और बाकी रेबल लीडर्स को मना लेती है और वापस से उनको ले आती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो शिंदे का कद है अब थोड़ा छोटा हो जाएगा। आपने एक बार पार्टी के अंदर बगावत कर दी तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को सुधारने में। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है कि वो वापस आ सकते हैं। फिर चौथा सिनेरियो ये भी है कि मे भी हो सकता है कि जो शिवसेना है वो सभी लीडर्स को ले आएगी लेकिन शिंदे को छोड़ देगी। मतलब एकनाथ शिंदे जो है वो अकेले पड़ जाएंगे, उनके साथ और शायद कोई लीडर नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। वो एक जैसे सरकार चल रही है फिर वो चलती रहेगी। और आखिरी में एक यहाँ पर सिनेरियो ये भी बन रहा है कि अभी मान लो शिंदे के पास सिर्फ 15-20 एमएलए जुट पाते हैं, लेकिन चाहिए कितने, एटलीस्ट 37 चाहिए एंटी डिफेक्शन ना लगे। तो मे भी हो सकता है कर्नाटका में जिस तरह से किया गया था ऑपरेशन लोटस, आपको याद होगा 2019 में, इसमें यहाँ पर क्या किया था कि जो अपोजिशन के पार्टी के कई सारे एमएलएज हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो रेजिग्नेशन देने के बाद क्या होता है, फिर वापस से चुनाव होता है। तो मे भी शिवसेना के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो रेजिग्नेशन दे देंगे, फिर से चुनाव होगा, बीजेपी के टिकट से वो लड़ेंगे और बीजेपी के पास मे भी हो सकता है फिर बहुमत आ जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, काफ़ी मुश्किल बताया जा रहा है अब यहाँ पर सरकार चलाना उद्धव ठाकरे जी के द्वारा, लेकिन देखेंगे क्या होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और असेंबली की बात कर रहे हैं, आपको बताना है जो विधानसभा देश के अंदर सबसे छोटा कौन सा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एमएलएज, ठीक है, सबसे छोटा विधानसभा कौन सा है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौका है, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और जल्द से जल्द ये वाला जो बैच है, पहला बैच, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।